नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष शांडा जी। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी लिस्ट ऑफ गेस्ट स्पीकर जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। विष्णु शंकर जैन जी, मिश्रा जी, शहजाद पूनावाला जी, विक्रम सिंह जी, राजीव नारायणन सर, नुपुर शर्मा, राहुल दीवान फ्रॉम संगम टॉक्स, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खांडरे जी, Pradeep Bhandari ji, and the list is very huge and very long. So I would request my viewers कि आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर देखें. We have some awesome speakers and जल्दी से रजिस्टर करें. हमने रजिस्ट्रेशन थोड़ी देर के लिए खोल दिए हैं क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की है. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को और आगे तक बात पहुंचाएं. आशीष भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो. जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, मेरी एक शिकायत है आपसे। जब अभी आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई ना, ये आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं का मतलब है कि जो भी लोग आएंगे ना, उनको मौका मिलेगा इन सभी डिग्निटरीज से मिलने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज जिससे आपके सारे व्यूअर्स मिलना चाहते हैं, उसका नाम आपने बताया नहीं कि खुद गायत्री जी वहां पे सबका वेलकम करने के लिए फिजिकली खुद प्रेजेंट रहेंगी। मुझे लगता है तो आपने अपने स्टार कैंपेनर का नाम भूल गई आप कहना, क्योंकि आपसे ज्यादा मिलने को मुझे लगता है आपके व्यूअर्स और किसी से उत्सुक नहीं होंगे। अगर मुझे मेरी बात से आपके व्यूअर्स सहमत हैं तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। खैर, एनी हाउ, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं गायत्री जी। आज का हाँ, ये आप कोड, अच्छा चलिए आपने हटा दिया, बाद में आप कवर कीजिएगा। मैं जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस मुहिम में हमारी जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, दिस इज माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस. वेरी नर्वस ऑल्सो, एंग्जाइटी भी है, ठंडे भी हो रहे हैं पैर, क्योंकि मेरा पहला है ना. तो पहले वाले में तो थोड़ा थोड़ा थोड़ी खुशी, थोड़ी कम, थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा मीठा, वैसी सी फीलिंग है. और इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज एक साथ होंगे, मजा आएगा, उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे. यस, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमने इतना अच्छा अच्छा काम किया है. और हम सब वहां पर होंगे. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, आशीष भाई होंगे, जो घर वाले उनकी मैंने फोटो नहीं डाली है. मेरे को कई लोग शिकायत भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि आशीष जी आएंगे, आशीष हांडा जी आएंगे, शिवम आएंगे, हरी जी आएंगे. तो मैंने कहा सब आ रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि मैंने मतलब जो बाहर से आ रहे हैं स्पीकर्स, उनकी लिस्ट बनाई है, और जो अपने घर वाले हैं उनकी लिस्ट, उनको लिस्ट में नहीं डाला है. होंगे सभी लोग, मिलेंगे सभी लोग. आशीष भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड. कपिल सिब्बल के इशारे पर इतना बड़ा कांड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिसको आप इलाबोरेट करें तो अच्छा रहेगा. ओवर टू यू. जी, गायत्री जी, हमने बहुत सी बार बहुत से शो किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। लेकिन आज हम जो शो करने वाले हैं वो रोंगटे खड़े कर देगा आपके सभी व्यूअर्स के, क्योंकि आज हम शो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट एक फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बयान की हम बात कर रहे हैं, और वो बयान इतना खतरनाक है, वो आप समझिएगा कि इतनी स्टर्न वार्निंग्स सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं कि आपको सुन के जब मैं वार्निंग्स बताऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सामने वाले ने पता नहीं किसका खून कर दिया या कितना बड़ा आतंकवाद का कोई यहाँ पे एपिसोड हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इतने स्टर्न इस समय एक्शन लेने पड़े। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या एक्शन थे, उसके बाद रिवील करूंगा कि असल में ये सारे एक्शन किस मुद्दे को लेके थे। और ये तो आपने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि द मैन बिहाइंड द शो, द कपिल सिब्बल, वो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी उत्पाती होता है तो कोई ना कोई तो जरूर उसका कारण होता है। और आपके दर्शक जिनको ना पता हो कि मैं कपिल सिब्बल के सामने द कपिल सिब्बल क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज करंटली वो सिर्फ रिनाउंड जज और रिनाउंड एक लॉयर ही नहीं है, एक सीनियर एडवोकेट नहीं है। इनफैक्ट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसलिए मैंने द कपिल सिब्बल लगाया। लेकिन ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फटकार लगाई और क्या दिशा निर्देश दिए, पहले वो सुन लीजिए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्यूमोटो कॉग्निसेंस लिया। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश में, लोग फरियाद लगाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास महीनों महीनों उनकी फरियाद सुनने का समय नहीं होता। और स्यूमोटो अगर कोई कॉग्निसेंस ले ले सुप्रीम कोर्ट तो क्या बात है, कुछ खासी बात होगी, कुछ खासी मिर्ची लगी होगी, जिसके चलते हुए बिना किसी के कहे स्यूमोटो कॉग्निसेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जो स्यूमोटो कॉग्निसेंस लिया
वो किसके खिलाफ लिया? लोकपाल के एक डिसीजन के खिलाफ लिया। मतलब किसी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं लिया, किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं लिया, लोकपाल के डिसीजन के अगेंस्ट लिया। अब जिन व्यूअर्स को शायद ये पता ही ना हो कि लोकपाल किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि शायद वंस अपॉन ए टाइम अरविंद केजरीवाल एंड डोमेन के नाम से कभी लोकपाल लोकपाल सुना करते थे, जब अन्य हजारा मूवमेंट हुई थी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब आया था ये चर्चा में बहुत शब्द, भी लोकपाल बनाएंगे, फलाना होगा, डमकाना होगा। तो ये लोकपाल क्या है, आज भी फंक्शन करता है। एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बोलते हैं इसको, यानी करप्शन के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं अनसेटल्ड अनसॉल्व, वो इस एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन है वो और कोई नहीं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होता है। मैं सिर्फ ये एक हाईलाइट आपको बताने लगा हूं कि एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिस कमेटी का या जिस कमीशन का चेयरपर्सन है, वो है ओम्बुड्समैन लोकपाल के नाम से। उस लोकपाल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निसेंस लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निसेंस लिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके लोकपाल के ऑर्डर को स्टे कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्वेश्चन नहीं किया, ऑर्डर ही स्टे और सस्पेंड कर दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, किस किस को? सबसे पहले तो कंप्लेनेंट को, यानी जिस आदमी ने लोकपाल में कोई कंप्लेंट करी, उसकी सुनवाई तो क्या करनी है, उसी को नोटिस इशू कर दिया। अगला नोटिस किसको इशू किया? सेंटर को, कि तुम कर क्या रहे हो, ये लोकपाल कर क्या रहा है, सेंटर को। तीसरा, रजिस्ट्रार जनरल को लोकपाल के, ये हो क्या रहा है। अब आप भी सोचेंगे यार कोई खतरनाक ही काम कर दिया लोकपाल ने, जिसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हो गया। और बताता हूं चौथा काम क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने। जो कंप्लेनेंट था उसको इंजक्ट कर दिया, इंजक्ट बोलते हैं उसको, ऑर्डर कर दिया कि तुम कभी भी इस बारे में ये चीजें तो नहीं करोगे। वो क्या क्या नहीं करोगे? पहली बात तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे। दूसरी बात, जो कंप्लेंट की गई है वो डिस्क्लोज नहीं करोगे। और तीसरी बात, इस तरह की आगे से भविष्य में कोई कंप्लेंट नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट का देखो, अभी मैं इसको तुगलकी फरमान ना कहूं तो क्या कहूं। जिस आदमी ने कंप्लेंट करी उसको नोटिस इशू करके क्या कहा है कि भाई आज के बाद ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तू, और ना ही जिसके खिलाफ कंप्लेंट की उसका नाम रिवील करेगा, और ना ही कंप्लेंट की नेचर रिवील करेगा। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है ना, गायत्री जी और आशीष जी को थोड़ी दिया है। तो हम तो सब रिवील करने ही वाले हैं, हमारे दर्शक तो वही सुनने के लिए आए हैं कि ऐसा तो चक्कर हुआ क्या कि जिसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट इतना खफा हो गया। और बताता हूं, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्न वार्निंग दी है लोकपाल को, और इन्वर्टेड कॉमास में क्या कहा है, वी हैव स्टेड योर ऑर्डर एंड वी होप लोकपाल अंडरस्टैंड्स द ऑर्डर ऑफ स्टे एंड डज नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड। और उसके बाद क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, एंड अदरवाइज इफ लोकपाल स्टिल प्रोसीड्स फर्दर, डोंट फॉरगेट वी आर हियर। गजब! लोकपाल जिसका चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है, उसको इतनी स्टर्न वार्निंग द सुप्रीम कोर्ट ने। और ये किसने दी है, मैं वो भी रिवील करता जाता हूं धीरे धीरे। ये की है एक बेंच ने, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका। और इसके साथ साथ उन्होंने एक रिमार्क और दिया है कि द पर्टिकुलर हैपनिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग, इन्वर्टेड कॉमास में। ये सारा मुद्दा हुआ क्या है, अब वो समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का एक तुगलकी फरमान क्यों आया, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भैया ना दलील ना वकील और ना ही कोई अपील, जो हाई कोर्ट ने कह दिया होगी उसी फैसले की तामील। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपेंड, राइट। तो अभी इसको समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। थोड़ा उसको आप समझेंगे, आपके दर्शक तो और ज्यादा समझ पाएंगे कि कहानी हुई क्या।
और सबसे बड़ी बात, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जस्टिस और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लोकपाल के फैसले को कंडेम किया और सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया कि आप लोकपाल के डिसीजन को स्टे कर दें, सस्पेंड कर दें, जिसके बाद ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई। मामला क्या था वो समझते हैं। ये मामला है जनवरी 27, 2025 का। बहुत पुराना नहीं है, बेयरली 1 महीना भी नहीं हुआ। यहां पे इश्यू क्या था कि लोकपाल के पास एक कंप्लेंट आई। जैसे कि मैंने कहा, लोकपाल क्या करता है, करप्शन की कंप्लेंट्स को देखता है। ये कंप्लेंट क्या आई कि एक सिटिंग हाई कोर्ट जज, ऑब्वियस रीजंस, जिसके नाम वगैरह डिस्क्लोज करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मना है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके ऊपर लीगल एक्शन हमारे चैनल के ऊपर हो, राइट। एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के ऊपर एक कंप्लेंट जो थी, उसको लोकपाल ने एंटरटेन करने को अलाउ किया। गलती क्या थी लोकपाल की? अभी किसी हाई कोर्ट के जज को ना तो उसने मुकदमा चलाने की बात आई, ना ही अभी दोषी करार दिया, ना ही कोई सजा दी। सिर्फ एक कंप्लेंट आई और लोकपाल ने उस कंप्लेंट को एंटरटेन किया। ठीक है भाई, हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बस इतनी सी खता लोकपाल से हो गई, क्योंकि वो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट थी? एक जज के अगेंस्ट थी, सिटिंग जज के, जो कि हाई कोर्ट का जज था। और वो कंप्लेंट क्या थी कि भाई इस सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एक दूसरे हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस किया है अगेंस्ट अ केस, अगेंस्ट अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की थी, जहां पे इस हाई कोर्ट के जज ने दो और जजेस को इन्फ्लुएंस किया है। और मुद्दा ये था कि एक्चुअली ये जो सिटिंग हाई कोर्ट जज है, जब ये लॉयर हुआ करता था, तो इसी कंपनी, जो ये कंपनी थी, इसकी क्लाइंट हुआ करती थी। तो वो अभी क्या है, वो मामला सही है, गलत है, अभी नहीं पता। वो कंप्लेंट सच्ची है, झूठी है, नहीं पता। वो जो हाई कोर्ट जज है, उसने सच में कुछ फेवरिज्म या सच में कुछ इन्फ्लुएंस किया है, नहीं किया, नहीं पता। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर लोकपाल ने इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को एंटरटेन किया, तो इसको एंटरटेन भर करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जहां सीनियर 3 जजेस हैं, उन्होंने इतनी खरी खोटी सुना दी और इतने स्टर्न वार्निंग्स दे दी और इतने लोगों को नोटिस इशू कर दिए। ये मेन मुद्दा है। भाई, क्या हाई कोर्ट का जज इंसान नहीं होता? क्या इंसानों से गलती नहीं हो सकती? क्या इंसान करप्ट नहीं हो सकते? क्या हाई कोर्ट के जज ने जो कह दिया उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं हो सकती? क्या वो किसी भी लॉ या ओम्बुड्समैन या लोकपाल के प्रीव्यू से परे है? सवाल ये है जो आपके व्यूअर्स को देखना और समझना है, खासकर तब जबकि वो जो व्यक्ति ये जब अपना ऑर्डर पास कर रहा है, जिसमें उसको ऑर्डर क्या पास कर रहा है, सिर्फ उस कंप्लेंट को एंटरटेन कर रहा है। वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा, उसका लोकपाल का भी पूरा बेंच बैठ रहा है, गायत्री जी। और वो बेंच को हेड कौन कर रहा है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका नाम है जस्टिस एएम खानविलकर। और ये कोई बहुत पुराने रिटायर्ड जज नहीं है। ही हैज रिटायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट इन 2022 ओनली। बियरली 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई नौसिखिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड है। और वो करंटली क्या है? करंटली ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। तो जो लोकपाल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो कोई एरा गहरा नथु खैरा नौसिखिया तो नहीं होगा। अगर उसने कोई कंप्लेंट एंटरटेन की, तो उसके ऊपर इतनी स्टर्न वार्निंग्स और इतने स्टर्न वर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपको सुनाए, ये अपने आप में एक सवालिया निशान उठाता है। और मुद्दा यहाँ पे क्यों उठा? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मर ये सुप्रीम कोर्ट जज और ओम्बुड्समैन के जो चेयरपर्सन हैं लोकपाल के, इनका ये कहना है कि भाई देखिएगा, जो जज होता है हाई कोर्ट का, ही इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन इन अ बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसलिए सेक्शन 14(1) सब सेक्शन एफ के अंतर्गत वो लोकपाल एक्ट के अंदर आता है।
लोकपाल एक्ट का भी थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा, आगे आगे मैं बताऊंगा। लेकिन लोकपाल करप्शन के केसेस को देखता है और जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत लोग आते हैं। और दूसरा उसका यह भी कहना है कि जो हाई कोर्ट का जज है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, सैलरी ले रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के पैसे से ले रहा है, प्लस ह्यूमन एरर भी होता है और करप्शन भी होती है। हमने जितने भी लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं गायत्री जी, चाहे वो बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, वो भी तो ह्यूमन ही थे। तो क्या जो जज बनता है वो करप्ट नहीं हो सकता, या उससे डिसीजन में गलती नहीं हो सकती? उसको ऐसी इम्यूनिटी देना कि भाई तुझे तो हम छू ही नहीं सकते, तू तो हमारे प्रीव्यू से ही परे है। सवाल यहां पे बुनियादी ये है। इसका रीजन उन्होंने ये भी दिया कि भाई जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है सेक्शन 14(1) और सब सेक्शन 4 के अंतर्गत ये कहता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो अंडर द एक्ट ऑफ लोकपाल उसको कवर किया जा सकता है। तो हम इसके ऊपर अगर कोई एडमिशन दे रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो इससे विपरीत था। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट ये था कि भाई जो भी ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये सारे गवर्न हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए आप इनको छू नहीं सकते, आप इनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकते। और ये जुडिशरी की जो फ्रीडम है उसको इम्पीच करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसके बावजूद भी लोकपाल ने क्या किया, फर्दर इसको एस्केलेट कर दिया कि भाई हम इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एस्केलेट कर रहे हैं। और साथ में क्या कह दिया कि हम इसको चीफ जस्टिस के पास एस्केलेट कर रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई अंडर सेक्शन 14 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या हाई कोर्ट के जजेस इस प्रीव्यू में आते हैं कि लोकपाल उनके ऊपर सुनवाई कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत लॉजिकल बात है कि अगर दो लीगल बॉडीज के अंदर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो मैटर कहां जाएगा, चीफ जस्टिस के पास जाएगा। और लोकपाल ने यह भी कहा कि हमने अपने कहीं भी किसी भी चीज में ना तो जजमेंट दी है, हमने अभी सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए उसको अप्रूवल दिया है। और इस पूरे में भी ना हमने ना किसी और ने कहीं पे भी उस हाई कोर्ट के जज का नाम तक मेंशन नहीं किया है, उसकी आइडेंटिटी किसी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई है। गायत्री जी आपको पता है, आपको तो खैर पता ही है क्योंकि यू बीइंग अ लेडी एंड यू बीइंग अ लॉयर आल्सो, अगर किसी महिला के साथ कोई गलत हरकत हो जाती है और वो एफआईआर दर्ज कराती है तो पहले तो पुलिस वाले किस किस तरह के सवाल उससे पूछते हैं, उसके बाद कोर्ट में किस तरह से उसके चीर हरण को लेके उसका चरित्र हरण तक कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो सब अलाउड है। लेकिन एक जज का नाम जो आया तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुमने जज का नाम घसीटा कैसे, तुमने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की बात कही कैसे, तुमने उसके ऊपर हियरिंग शुरू करी कैसे, सुप्रीम कोर्ट को इतने स्टर्न नोटिसेस और इतने स्टर्न जो थी अपनी ऑब्जर्वेशंस देनी पड़ी और ऑलमोस्ट धमकी तक देनी पड़ी लोकपाल को, जब वो ये कहता है कि हमें उम्मीद है कि लोकपाल इसका मतलब समझता है कि ऑर्डर स्टे करने का मतलब क्या होता है, और अगर नहीं समझता तो हम बैठे हैं उसको समझाने के लिए। इस तरह की भाषा एक रिटन ऑर्डर में एक सुप्रीम कोर्ट बेंच जब यूज कर रहा है तो अपने आप मन में सवाल आएगा कि आखिर डर किस चीज का है। डर इस चीज का है, अब मैं आगे वो भी बता देता हूं कि डर किस चीज का है। डर इस चीज का है कि एक लैंडमार्क जजमेंट के वीरस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 की ये कहती है कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था 1991 में जो ये जजमेंट देता है कि इवन अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट जज इज अ पब्लिक सर्वेंट प्रोवाइडेड द केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और ऑम्बुड्समैन लोकपाल क्या देख रहा है, एंटी करप्शन को ही देख रहा है। तो अगर करप्शन के केस में बाय द एक्ट 1988 जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा तो वो ऑम्बुड्समैन या वो लोकपाल जो करप्शन को ही देख रहा है,
अगर वो उनके ऊपर कोई बात सुनने की परमिशन भर दे देता है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर कोई बात सुनी नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई बात की आज सुनवाई की परमिशन दे दी जाती है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी यही परमिशन देने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि इस जजमेंट में जो मैंने 1991 की कहा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट दोनों मेंशन हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्यूमोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इतने स्टर्न वर्ड्स में यह कहना पड़ा, जबकि लोकपाल का यह कहना था कि भाई हमने सीजीआई को अप्रूवल के लिए ये सारा मामला भेज दिया है और फिलहाल 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया इस बेंच ने कि भाई खबरदार इस बारे में दोबारा बात करी। जिसने कंप्लेंट की उसको भी धमका दिया, जिसने कंप्लेंट सुनी उसको भी हड़का दिया, एक को धमका दिया, एक को हड़का दिया। लेकिन लोकपाल ने कि भाई ऐसा है, एक बात समझ लीजिए आप कि हम लोग जो हैं 4 हफ्ते के लिए इस मैटर को सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम हमको दिया गया है अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट ऑफ 2013 कि जो भी लोकपाल के पास कंप्लेंट आएगी उसको हमको 90 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म करनी ही करनी है। इसलिए हम इसको 4 हफ्ते के लिए डेफर कर रहे हैं, इससे ज्यादा डेफर हम नहीं कहेंगे। और दूसरा एक बात और आपके दर्शक जान ले गायत्री जी, अंडर आर्टिकल 124 सब सेक्शन 4 एंड आर्टिकल 217 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन बी ये कहता है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जज को हटाना पड़ जाए, देखिएगा किस तरह की इम्यूनिटी मिली हुई है जजेस को, अगर उनको किसी वजह से हटाना पड़ जाए तो वो वजह हो सकती है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, और दोनों ही चीजों में इंपीचमेंट मोशन बाय पार्लियामेंट लाना पड़ेगा, भले ही हाई कोर्ट का जज क्यों ना हो। तो अगर उनको हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन बाय पार्लियामेंट लाना पड़ेगा, तो यहां पे लोकपाल की दलील यह है दैट मींस दे आर रूल्ड बाय पार्लियामेंट, और लोकपाल हर इस सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को क्वेश्चन कर सकता है जो पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के थ्रू होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इसलिए ये आपके प्रीव्यू के अंदर नहीं आती हैं। और इससे पहले प्रीवियसली ऑल्सो ऐसे कई केस हो गए हैं जहां पे लोकपाल को रोक दिया गया है फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये कहते हुए कि भाई हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं आता। अब एक स्टेप और आगे जाके हाई कोर्ट के जजेस को भी उसी कैटेगरी में रखते हुए लोकपाल की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लोकपाल की पावर्स को किस तरह से कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपनी एक कहना चाहिए यहाँ पे मनमानी चलाना चाह रहे हैं या अपनी सुपरमेसी दिखाना चाह रहे हैं, ये अपने आप में सही में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुझे लगता है जरूर बनना चाहिए। इसीलिए आज ऑल्टरनेट मीडिया पे आई रिमेंबर अभिषेक बैनर्जी के साथ मैंने एक जो कि हमारे एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं एंड ही विल बी कमिंग ऑन द ओकेजन, हमने एक वीडियो किया था एंड हमने पूरी वेबसाइट्स जो सीजीआई की है, सुप्रीम कोर्ट की है एंड बाकी चीजें हमने खंगाल कर रख दी थी कि जजेस स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट जजेस और आर ऑफ द व्यू कि भाई हमारी प्रॉपर्टी के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, हमें कहाँ से सैलरी आती है कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो जितने भी रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो सब का आम मैंगो मैन के लिए, उनके लिए नहीं है। वो तो इलीट है, वो तो माई लॉर्ड्स हैं, वो तो मिलॉर्ड्स हैं। जी आशीष जी। गायत्री जी, जितने भी प्रिविलेज क्लास होते हैं ना, आप देखिएगा उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है और उन्हें ये लगता है लॉज आर नॉट फॉर मी। अब देखिएगा अक्सर आप देखते होंगे कि कोई नेता है किसी स्टेट का, उसका बेटा, भतीजा, चाचा, मामा कोई भी हो, वो टॉल पे रुकना ही नहीं चाहता, इसलिए ये तो आम पब्लिक के लिए टॉल है, आई एम अबव लॉ। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 50-100 रुपए उसके पास देने के नहीं होते, उसके पास तो हजारों लाखों होते, लेकिन ये मेंटेलिटी कि आई एम अबव लॉ, जो वीवीवीआईपी जाते हैं, आप देखिएगा कहीं भीड़ में उनको लगना पसंद ही नहीं है, चाहे भगवान के दर्शन करने हो हमको वीवीआईपी लाइन के थ्रू ही जाना है।
हम बाकियों से अलग हैं। ये तो आम पब्लिक के लिए है। गाड़ी पे हमें लाल बत्ती चाहिए, हम ट्रैफिक लाइट्स पे रुकेंगे नहीं। एयरपोर्ट्स पे हमारी फ्रिस्किंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो तो आम आदमी की होती है। वी आर अबव लॉ। तो ये जो माइंडसेट है, वीआईपी कल्चर है कि आई एम अबव लॉ, और लॉ जो है वो तो आम आदमी के लिए है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है उस डेमोक्रेसी के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉ ऑफ इक्वालिटी एंड एवरी सिटीजन इज सेम एंड कॉमन इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन लॉ को अपहोल्ड करने वाले ही अगर वो स्पेशल प्रिविलेज लेना चाहेंगे और वही इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक भावना को तार तार कर देंगे कि भाई कॉमन वॉमन कोई नहीं है, इक्वल इक्वल कोई नहीं है, ये सब तो तुम्हारे लिए है, हम तो लॉ से ऊपर हैं। तो ये अपने आप में एक डिबेट का और सोच का विषय जरूर बनना चाहिए। और मैं कहूंगा अगर आपके दर्शक इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपने व्यूज से हमें अवगत कराएं कि वो इस विषय पे क्या समझते हैं और सोचते हैं। ओवर टू यू गायत्री जी। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं। मिलॉर्ड्स की जय हो, ज्यादातर हम बोलती हूँ। वी आवर जुडिशियल सिस्टम नीड्स लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। ये एकदम हमारे सर के ऊपर सरकारी दामाद बनकर नहीं बैठ सकते हैं। यू आर ऑल्सो इन द सिस्टम एंड यू नीड टू बी रिफॉर्म्ड। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। तो चाहे वो लोकपाल के थ्रू हो, चाहे एनजेएसी के थ्रू हो, चाहे वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हो, इफ नीडेड इम्पीचमेंट हो, दे हैव टू बी ब्रॉट इन द सर्कस ऑफ द लॉ, इन द अब लॉ के पैरामीटर्स में उनको लाना पड़ेगा। ये अभी भगवान बन के बैठ गए। एक जज तो साहब तो ऐसे थे, आशीष भाई हंसोगे आप सुनकर, केरला के थे। वो ट्रेन से उतर गए, बोलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मैं तो अपनी कोर्ट यही लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। एंड ही एक्चुअली कॉल्ड पीपल। कैन यू इमेजिन? इतना सर पे चढ़ जाता है पावर, क्योंकि उनको लगता है हम तो मिलॉर्ड्स हैं, हम ही सर पे ऊपर ही है। मेरे आगे एमएलए एमपी मिनिस्टर कौन है? 5 साल में आता है जाता है, क्या इनकी क्या औकात है? ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में भी कुछ कुछ ऐसे ही रहता है, बिकॉज उनको पता है वो परमानेंट है। इन्हीं में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें मोदी जी। और ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लोकपाल एंड many others which are being resisted by the judiciary very badly. You can have an RTI from prime minister, but you cannot have an RTI towards the supreme court chief justices. क्यों भाई? जी आप गायत्री जी, इस पर हमने एक शो किया भी था थोड़े टाइम पहले कि जब वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि हम लोग आरटीआई के प्रीव्यू से भी परे हैं, आप अरे आरटीआई नहीं लगा सकते कीड़े किसी पड़े कोर्ट के परे जज हैं, को। कीड़े परे हैं, कोई परे वरे नहीं है। अपने आप को भगवान समझ लिए, बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चलते पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कहाँ आ रही है, किधर जा रही है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके बच्चे तो विलायत में पढ़ते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। दे ऑल्सो हैव सम गुड थिंग्स टू ऑफर, बट द मनी रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग योर किड्स, मतलब 2 करोड़ तो एक साल में खर्च हो जाता है। इतनी अच्छी खासी फीस है, रहना खाना, इट्स एक्सपेंसिव। इट्स नॉट लाइक इंडिया। तो लोकपाल से डर तो लगेगा ही ना इन्हें। चलिए आगे का अगले सेशन के लिए रखेंगे। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कॉन्फ्रेंस के लिए डोनेट करना चाहते हैं, आप सहभागी बनना चाहते हैं हमारे इस मुहिम में, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।